हेलो नमस्कार भाई सभी को। पिछली वीडियो हमने 130 तक कर लिए थे और अब हम 131 से कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 131वां क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। ठीक है, तो इसका उत्तर इसमें जो पहला है, इससे समेकन और एकीकरण की प्रक्रिया द्वारा नए राज्य बनाए जा सकते हैं और इसमें एकात्मकता और संघवाद बहुत से नए राज्यों में टूट सकता है। ठीक है, तो ये दोनों इसमें सत्य हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद के संबंध में एक ऐसी विचारधारा जो किसी राष्ट्र के सदस्यों की एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लिया जाता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान, भौगोलिक सीमा। और इसके द्वारा नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। और एक नए राज्य के निर्माण में जर्मनी और इटली के एकीकरण में इसमें से विघटन के नए राज्यों का निर्माण हो सकता है। जैसे सोवियत संघ, सोवियत रूस के विघटन में 14 नए राज्य का निर्माण हुआ था। इस प्रकार ये जो है राष्ट्रवाद, इसको राष्ट्रवाद कहा जाता भाई। ठीक है, इसके बाद 132वां क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग में करेवा निर्माण, एक अद्भुत प्रकार की मृदा का निर्माण किया जाता है, एक निर्माण पाया जाता है। इसको उत्तर भाई डी, ये है कश्मीर हिमालय। करेवा कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले एक झील निक्षेप मृदा है और यह जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में की ढालों में 15.00 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है और केसर की खेती के लिए यह मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, तो जो ये है करेवा है कश्मीर हिमालय में। इसके बाद 133वां है, जलोढ़ पंखे के निचले भाग पर दलदली भूमि और वनस्पतियों की एक पेटी कहलाती है, तो इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको कहा जाता है भाई तराई। ठीक है, तो जलोढ़ पंख बालू, बजरी और अन्य निक्षेपों के पंख की आकृति के सहित इसका शीर्ष ऊर्ध्व प्रवाही और ढाल उत्तल होता है। और इसका निर्माण तब होता है जब कोई बहने वाली नदी किसी खुले मैदान की घाटी में प्रवेश करती है और अपने साथ लाए गए अवसादों को जमा कर देती है। और जलोढ़ पंख के निचले भाग में दलदली भूमि और वनस्पतियों की एक पेटी तराई कहलाती है। इसके बाद 134वां है, दिए गए कथनों को पढ़ें और उनमें सभी इनसे संबंधित मिट्टी के प्रकार को पहचान करें। ठीक है, इसे रेंगून मिट्टी के नाम से जाना जाता है और यह आमतौर पर चिकनी और गहरी अभेद होती है और यह लंबे समय तक नमी बनाए रखती है। तो बताना है कौन सी मिट्टी है भाई। ठीक है, तो ये होती है भाई काली मिट्टी। काली मिट्टी जिसे रेंगून मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और यह पश्चिम दक्कन के पठार के क्षेत्र में फैली लावा के प्रवाह से बनी होती है और मिट्टी की कपास उगाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और यह काली कपास मिट्टी का भी इसका नाम से जाना जाती है। ये इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और चूने की प्रचुर मात्रा में होता है इसके अंदर। और ये मिट्टी चिकनी मिट्टी से बनी होती है और इसकी अपनी नमी धारण करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें ज़्यादातर यह गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में फैली हुई है। और उत्तर भारतीय मैदानों में सबसे बड़े क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट भाई 135वां, मिट्टी का अपरदन अधिक होता है, ये कहाँ होता है भाई? ये होता है भाई पहाड़ी प्रदेशों में। ठीक है, मिट्टी का अपरदन पहाड़ी प्रदेशों में अधिक होता है और पहाड़ी मिट्टी मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। और उर्वरकों की मदद से किसान इस मिट्टी में मसाले, उष्णकटिबंधीय फल, चाय और कॉफ़ी उगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट भाई 136वां क्वेश्चन, और लाल मिट्टी सामान्यतः निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाई जाती है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर है भाई डी, ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश के भाई जो विकल्प दिए गए हैं इसमें लाल मिट्टी सामान्यतः राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में अधिकांशतः महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भाग, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में यह पाई जाती है। और इस मिट्टी में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू ये जैसी खेती इसके अंदर की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, ये पूछा गया भाई। ठीक है, तो ये होता है आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण। ठीक है, इसका उत्तर भाई सी, ये लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। और लाल मिट्टी का निर्माण पुरानी क्रिस्टलीय चट्टान के खिसकने
के परिणाम स्वरूप होता है और लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और चूने जैसे पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, जब ग्रेनाइट सेल कायांतरित होते हैं तो वे बन जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं भाई, ठीक है, ग्रेनाइट सेल कायांतरित होकर नीच सेल बन जाते हैं और नाइस में मुख्य रूप से क्वार्ट्ज, फ्लोस्पर और अब्रक खनिज पाए जाते हैं और इसमें नाइस का निर्माण उच्च तापमान और दाब की स्थिति में होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है भाई, इंजीनियरिंग का अध्ययन, जिसमें एक इंजीनियरिंग सामग्री के रूप में मिट्टी और उसके व्यवहार का उपयोग करके अध्ययन शामिल होता है, उसे क्या कहते हैं भाई, ये बताना है। ठीक है, तो इसे इसको उत्तर है बी, सोयल मैकेनिक्स एंड या मृदा यांत्रिकी, ये इसको कहा जाता है भाई। ठीक है, इंजीनियरिंग का अध्ययन जिसमें एक इंजीनियरिंग सामग्री के रूप में मिट्टी और उसके व्यवहार का उपयोग का अध्ययन शामिल होता है, उसे मृदा यांत्रिकी कहते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट है, अवसादन विश्लेषण का उपयोग है सिर्फ कितने माइक्रोन से अधिक महीन मिट्टी के कणों के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये बताना है। ठीक है, तो इसको उत्तर है भाई बी, ये है 75। अवसादन विश्लेषण का उपयोग है सिर्फ 75 माइक्रोन से अधिक महीन मिट्टी के कणों के लिए किया जाता है। स्टोक्स के नियम के उपयोग करते हुए पानी में मिट्टी के कणों के अवसादन के सिद्धांत का उपयोग मिट्टी के कणों के दाने के आकार के वितरण को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो 75 माइक्रोन से अधिक महीन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मिलान करें, इसे मिलान करना भाई। मिट्टी का प्रकार और प्रागम्यता, चिकनी मिट्टी, इसमें 10-7 टू 10-9, 10⁻⁹, और ककड़ीली मिट्टी 10⁻�0, बारीक बलुई मिट्टी 10⁻² टू 10⁻3। उसके बाद गाद भरी मिट्टी 1/10⁻⁵। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ठीक है, इसका उत्तर सी, पश्चिम बंगाल। सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में स्थित है और अपने समृद्ध जैव विविधता और सुंदर पर्वतीय दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क में कई दुर्लभ जीवों की और लुप्तप्राय वनस्पतियों का संरक्षण किया गया है। इसके बाद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, इसमें 143वां क्वेश्चन है, हरियाली परियोजना का क्या है। ठीक है, तो ये बताना है। इसका उत्तर है भाई बी, वाटरशेड विकास परियोजना। ठीक है, एक वाटरशेड पर विकास परियोजना है। हरियाली परियोजना एक वाटरशेड विकास परियोजना है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने और गाँवों को जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण और खेती को बेहतर तकनीकों के माध्यम से सशक्त बनाना, और परियोजना के विशेष रूप से सूखे और जल संकट वाले क्षेत्रों में लागू की गई थी ये परियोजना। इसके बाद नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर के आसपास एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है, तो ये बताना कौन सी गतिविधि होती है। उत्तर वैसी, उपजाऊ क्षेत्रों के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर के आसपास महत्वपूर्ण गतिविधि होती है। इंदिरा गांधी नहर भारत की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं। इसमें इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है और यह भारत की ही नहीं अपितु विश्व की सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी नहर के आसपास उपजाऊ क्षेत्र में मरुस्थल को रोकने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, मेटूर बांध में है, तो बताना ये कहाँ पर है मेटूर बांध। यह भाई तमिलनाडु में कावेरी नदी पर निर्मित मेटूर बांध की गिनती विश्व के बड़े बांधों में की जाती है और यह तमिलनाडु राज्य के सलेम जिले में स्थित है और इसे वर्ष 1934 में खोला गया था और इसे तमिलनाडु की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध का किस नदी पर निर्माण किया गया है बताना, तो ये है भाई महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है और यह उड़ीसा के संबलपुर में 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी से बना हुआ बांध है और यह भारत की आज़ादी के बाद शुरू हुआ। 1957 में परिचालन शुरू होने के कारण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से यह एक है। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, किसका एक सिंचाई का उद्देश्य नहीं है। मिट्टी से लवण को
बाहर निकाल देना सिंचाई का उद्देश्य नहीं है और पौधों की वृद्धि और विकास के लिए कृत्रिम रूप से पानी की व्यवस्था करना सिंचाई कहलाता है। और इसमें इसके प्रमुख उद्देश्य हैं मिट्टी के तापमान और नमी में तेजी लाना और पौधे के विकास और पोषण के लिए जलापूर्ति करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है विभिन्न अंतरालों पर फसलों को पानी की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, ये बताना क्या है, तो ये है सिंचाई। ठीक है, जो भी हम फसलों की पानी की आपूर्ति करते हैं तो उसे सिंचाई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सिंचाई के लिए पानी का प्राथमिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, प्राथमिक स्रोत बताना भाई कौन सा है, तो ये है भाई वर्षा। ठीक है, प्राथमिक स्रोत है वर्षा। और सिंचाई के 3 स्रोत माने गए हैं जिसमें से कुएँ, नहर और तालाब और ट्यूबवेल। ठीक है, तो ये है कुएँ, नहर, तालाब और ट्यूबवेल, 3 स्रोत माने गए। इसके बाद 150वां है भाई सिंचाई की व्यवस्था जहाँ पर पानी में आपूर्ति पौधों की जड़ों के पास बूंद बूंद से की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है भाई टपक। ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था के लिए जहाँ पानी की आपूर्ति पौधों की जड़ों के पास बूंद बूंद के लिए की जाती है उसे टपक कहा जाता है। और यह प्रणाली पौधों के जड़ों पर बूंद बूंद करके इसकी आपूर्ति की जाती है और यह टिप प्रणाली और टपक प्रणाली इसे कहा जाता है। और यह कार्य खेतों में पाइप बिछाकर किया जाता है। ठीक है भाई, तो आज हमारे 150 तक हमारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।